जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रवंदना चैनल पर युगदृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 15वें पड़ाव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से असेंबली बम केस के संबंध में सीआईडी की पूछताछ पूरी हो जाती है और 22 अप्रैल को दोनों को पुलिस हिरासत से दिल्ली जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दिल्ली में तो सीआईडी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन उन्हीं दिनों लाहौर में सीआईडी अपने खेल में कामयाब हो रही थी। इस श्रृंखला के भाग 4 में आपने देखा कि एचएसआरए के सदस्य बम बनाना नहीं जानते थे, इसलिए सैंडर्स वध के बाद भगत सिंह कलकत्ता गए ताकि वहां बंगाल के पुराने क्रांतिकारियों से संपर्क कर बम बनाना सीख सकें। उनके आग्रह पर जतिन दास आगरा चलकर बम बनाने को तैयार हो गए। उन्होंने कलकत्ता में ही भगत सिंह को बम के 2 खोल भी दिए ताकि भगत सिंह और उनके साथी इसी तरह के और खोल तैयार करवा सकें। भगत सिंह वे खोल आगरा ले गए और वहां से इनमें से एक खोल सुखदेव लाहौर ले गए ताकि वहां पर ऐसे खोल तैयार हो सकें। लाहौर में ब्रैंडरथ रोड पर सिराजुद्दीन की फाउंड्री की दुकान थी। सुखदेव वहां जाते हैं और सिराजुद्दीन को बम का खोल दिखाते हुए ऐसे ही 4 खोल बनाने को कहते हैं। दुकानदार पूछता है कि ये क्या चीज है, क्या करते हैं इनका। सुखदेव बताते हैं कि ये गैस मशीन के पुर्जे हैं। दुकानदार उस तरह के 4 खोल तैयार कर देते हैं, पर इनमें प्लग फिट करने के लिए चूड़ियां यानी थ्रेडिंग करनी थी। यह काम होता था लेथ मशीन पर। इसके लिए सुखदेव वहीं पास की एक खराद की दुकान पर जाते हैं। उस दुकान के मालिक का नाम भी सिराजुद्दीन ही था। सुखदेव उसको ये खोल देते हैं और कहते हैं कि भाई ये पुर्जे हैं गैस मशीन के, इनमें चूड़ियां बनानी है। दुकानदार कहता है ठीक है, बन जाएगी, कल आकर ले जाना। अगले दिन सुखदेव उसकी दुकान पर जाते हैं। खोल तैयार हैं, चूड़ियां बनी हुई हैं। सुखदेव खोल ले लेते हैं और उसको कुछ प्लग्स देते हैं। ये प्लग इन्हीं खोलों में फिट करने थे, इनमें भी चूड़ियां बनानी थी। सिराजुद्दीन कहता है कि छोड़ दीजिए, कल आकर ले जाइएगा, तैयार मिलेंगे। अगले दिन सुखदेव जब सिराजुद्दीन की इस खराद की दुकान पर जाते हैं, प्लग तैयार नहीं थे। सुखदेव बहुत नाराज होते हैं और प्लग लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं पास में किसी जलालुद्दीन की भी खराद की दुकान थी। सुखदेव वहां जाते हैं, प्लग्स में चूड़ियां बन जाती हैं। उसके बाद तो सिराजुद्दीन की फाउंड्री शॉप पर बम के खोल ढाले जाते हैं और इस जलालुद्दीन की लेथ मशीन पर उसमें चूड़ियां बनवाने का काम चलता रहता है। अच्छा, इस लेथ मशीन पर सिर्फ खोल में चूड़ियां ही नहीं बनाई जाती, बल्कि खोल के बाहरी हिस्से को खुरचकर विपरीत दिशाओं में ग्रूव्स बनाए जाते हैं ताकि ग्रूव्स की जगह खोल की मोटाई कम हो जाए और धमाके के समय बम को फटने में आसानी हो। सुखदेव जब चौथी बार इस दुकान पर चूड़ियां बनवाने गए तो उनके पास 1-2 नहीं बल्कि 10 खोल थे। इस बार साथी क्रांतिकारी किशोरी लाल भी उनके साथ थे। जलालुद्दीन की दुकान पर उसका बेटा गुलाम रसूल भी काम करता था। एक दिन जब यह लड़का गुलाम रसूल इन खोलों पर काम कर रहा था तो उसके पिता का दोस्त मोहम्मद हुसैन वहां पहुंच जाता है। उसने गुलाम रसूल से पूछा कि क्या कर रहे हो बेटा। गुलाम रसूल ने बताया कि 2 बाबू आए थे, उनके दिए गैस मशीन के पुर्जों के अंदर चूड़ियां बना रहा हूं। इन खोलों के आकार और बनावट को देखकर मोहम्मद हुसैन को कुछ शक हुआ। उसने गुलाम रसूल से सावधान रहने की सलाह दी। अगले दिन किशोरी लाल आए, खोल तैयार हो चुके थे, थैले में डालकर साइकिल पर चलने लगे। जिस अंदाज से किशोरी लाल ने थैले में ये खोल डाले और जिस तरह चारों ओर देखते हुए वो साइकिल पर चलने लगे, उससे गुलाम रसूल के पिता जलालुद्दीन को कुछ शक हुआ। कुछ दिन बाद नूर शाह नाम का एक सिपाही इसकी दुकान पर आता है। यह जलालुद्दीन का दोस्त था और अक्सर हुक्का पीने वहां आता रहता था। बातों बातों में जलालुद्दीन ने इस नूर शाह से पूछा कि आजकल ड्यूटी कहां है। नूर शाह ने बताया कि अक्टूबर 1928 में दशहरे के मेले में जो बम फेंका गया था लाहौर में, उसकी जांच करने वाली टीम में हूं। दोस्तों, दशहरे के मेले में अंग्रेजों की शय पर सांप्रदायिक दंगे करवाने के लिए चन्ननदीन नाम के एक दुष्ट ने इससे पहले अक्टूबर 1926 में भी बम फेंका था। खैर, नूर शाह ने जब यह बताया कि वो बम केस जांच करने वाली टीम में है तो जलालुद्दीन ने उसकी वर्कशॉप पर तैयार हुए खोलों की बात उसको बताई। नूर शाह भी इससे चौकन्ना हो गया। उसने जाकर यह बात सीआईडी के सुपरिंटेंडेंट अब्दुल अजीज को बताई।
अगले दिन अब्दुल अजीज ने जलालुद्दीन के लड़के गुलाम रसूल को बुलवाया और उससे कहा कि वो कौन लोग हैं जो तुमसे ये पुर्जे बनवाते हैं, नाम जानते हो, कहां रहते हैं? गुलाम रसूल कहता है मुझे ये तो नहीं पता। इस पर अब्दुल अजीज कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार जब ये आए तो इनका पीछा करना, पता करना ये कहां जाते हैं। कुछ दिन बाद किशोरी लाल लोहे का 3 टांगों वाला एक स्टैंड बनवाने गुलाम रसूल की दुकान पर आए। जब वो लौटकर जाने लगे साइकिल पर तो गुलाम रसूल भी चुपके चुपके पीछे हो गया और किशोरी लाल मैकलॉड रोड पर ख्वाजा बशीर बख्श की कश्मीर बिल्डिंग में एंटर कर गए। इस बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर मकान नंबर 69 साथी क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा ने 16 मार्च 1929 को 13 रुपए महीना पर किराए पर लिया था। भगवती चरण वोहरा का अपना घर मिल्खी राम स्ट्रीट लाहौर में था। कश्मीर बिल्डिंग का यह मकान जो किराए पर लिया गया, यह सुखदेव बम फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। गुलाम रसूल ने किशोरी लाल को कश्मीर बिल्डिंग के अंदर जाते देख लिया। कुछ दिन बाद सिपाही नूर शाह दोबारा इनकी दुकान पर आता है तो गुलाम रसूल उसको सारा हाल बता देते हैं। अब नूर शाह कश्मीर बिल्डिंग पर जाता है और वहां जाकर देखता है कि घर के परनाले से निकल रहे पानी में सल्फर जैसा कुछ पीला पदार्थ था। उसका संदेह और गहरा हो जाता है। जाकर यह बात वो एसपी सीआईडी अब्दुल अजीज को बताता है और अब्दुल अजीज फिर गुलाम रसूल को दोबारा बुलवाता है। गुलाम रसूल से अब जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर अब्दुल अजीज जांच करता है और मकान के कागजात मंगवा लेता है। इससे उसे पता चलता है कि ये जो रेंट एग्रीमेंट है ये किसी भगवती चरण वोहरा के नाम पर है, जिसका अपना घर मिल्खी राम स्ट्रीट पर है। संदेह बढ़ जाता है। अगले दिन 13 अप्रैल को आईजी पुलिस मिस्टर स्टीड दिल्ली से लौटकर आता है। मिस्टर स्टीड कहते हैं कि भाई जैसे बम के टुकड़े मैं दिल्ली देखकर आया हूं और जैसा खोलों के बारे में गुलाम रसूल ने बताया है ये मिलते जुलते हैं। शक यकीन में बदल जाता है। उसके बाद 15 अप्रैल 1929 को सुबह सुबह पुलिस की रेड होती है। सुखदेव, किशोरीलाल और जयगोपाल कश्मीर बिल्डिंग के घर से गिरफ्तार हो जाते हैं। सुखदेव के पास एक भरा हुआ रिवॉल्वर, एक जिंदा बम, बम के 8 खोल, बम बनाने में प्रयोग होने वाले बहुत सारे केमिकल्स, रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर, बम बनाने के फॉर्मूले और भगत सिंह का लिखा वो पत्र जो उन्होंने सुखदेव को असेंबली में बम फेंकने के लिए जाने से पहले लिखा था, जिसके बारे में हमने भाग 8 में विस्तार से बताया था, वो मिलता है। उसी दिन आर्म्स एक्ट की धारा 20 के अंतर्गत थाना ग्वाल मंडी में मुकदमा दर्ज हो जाता है। एफआईआर का नंबर था 59। तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस जांच शुरू कर देती है और इसे जल्दी ही बड़ी कामयाबी भी मिलती है जब जयगोपाल वादा माफ सरकारी गवाह बन जाता है। दोस्तों, यह जानकारी हमको मिलती है पहले स्पेशल मैजिस्ट्रेट और बाद में स्पेशल ट्रिब्यूनल, इनके आगे गवाही देने वाले सरकारी गवाहों के बयानों से, और इनके नाम थे सिराजुद्दीन, जलालुद्दीन, गुलाम रसूल, ख्वाजा बशीर बख्श, जयगोपाल, सीआईडी का सिपाही नूर शाह, डीएसपी नियाज अहमद, सुपरिंटेंडेंट अब्दुल अजीज। इसके अलावा स्पेशल ट्रिब्यूनल में चले मुकदमे की प्रोसीडिंग्स बुक की एक कॉपी सुखदेव के पास थी। इस कॉपी में सुखदेव ने पन्नों के मार्जिन की जगह पर, पन्नों पे चारों तरफ जो थोड़ी सी तकरीबन 1-1 इंच की खाली जगह रहती है, वहां पर गवाहों के बयानों के आगे कई महत्वपूर्ण नोट्स अपने हाथ से लिखे थे। इन नोट्स के द्वारा हमें गवाहों के बयानों में अंतर विरोध का भी पता चलता है और घटना की सिलसिलेवार कड़ियां जोड़ने में भी मदद मिलती है। 18 जुलाई 1930 को जलालुद्दीन की गवाही हुई थी। उसकी गवाही के पन्नों पर सुखदेव ने एक जगह लिखा कि गुलाम रसूल ने किशोरी लाल को यह कहा था कि पुलिस तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन हम इतने लापरवाह थे, हमने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका यह परिणाम निकला। यानी सुखदेव स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी अपनी लापरवाही उनकी गिरफ्तारी का कारण भी बनी। दोस्तों,
सुखदेव, किशोरीलाल और जयगोपाल की गिरफ्तारी से हालांकि लाहौर में सैंडर्स केस की जांच में तेजी आ जाती है, लेकिन अप्रैल 1929 के अंत में सारे देश की निगाह दिल्ली पर थी, जहां भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर असेंबली बम केस की सुनवाई शुरू होने वाली थी। इसलिए हम भी लाहौर से दिल्ली चलते हैं, लेकिन आज नहीं, अगले शनिवार ठीक 5 बजे शाम को। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा को आज यहीं विराम देते हैं। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। हम सब भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो क्यों ना आजादी के उन असली नायकों के महान बलिदान की शौर्य गाथा घर घर पहुंचे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और अपने सुझाव, अपने प्रश्न लिखकर कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजिए, हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।